नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। लगातार हम तमाम मुद्दों पर आपसे बात करते आए हैं, लेकिन राजनीति के कुछ ऐसे क्षेत्र हैं और पत्रकारिता के ऐसे क्षेत्र हैं जिन पर बात की जानी ज़रूरी है। हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार, एबीपी न्यूज़ के मध्य प्रदेश प्रमुख ब्रजेश राजपूत और राजा शर्मा जी। आप दोनों का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। आज हम बात करने क्या कोरोना पे बात करेंगे? क्या मध्य प्रदेश के राजनीतिक हालातों पर बात करेंगे? बिल्कुल नहीं। आज हम बात कर रहे हैं राजनीति के घटनाक्रम पर लिखी हुई पुस्तक वो 17 दिन, जिसके लेखक ब्रजेश राजपूत हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रजेश जी, एक बार फिर आपका स्वागत। ये वो 17 दिन के बारे में जानना चाहते हैं। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया सुनील भाई। अच्छा लगा आप सब लोगों से बात करके। आपने इस मंच पे मुझे मौका दिया। मेरी किताब के बारे में हम लोग आज बात करेंगे। जी, वो 17 दिन के बारे में हम जानना चाहते हैं। वो किताब लिखने के पीछे मंतव्य क्या? हाँ, आप जैसे कि जानते हैं कि मध्य प्रदेश की राजनीति में ऐसा कुछ हुआ है जो तकरीबन एक दशक पहले हुआ था। हम लोग ये समझते थे कि हमारे मध्य प्रदेश की राजनीति में दो पार्टियां होती हैं, बीजेपी, कांग्रेस, और दोनों में घनघोर स्थायित्व होता है। हम लोग जब से होश संभाले हैं, हम लोग दिग्विजय सिंह का 10 साल का शासनकाल देखा है। उसके बाद 15 साल शिवराज की या बीजेपी की सरकार देखी है। मगर कभी हम लोग ने ये नहीं सोचा था कि हमारे मध्य प्रदेश में ऐसी अस्थिरता आएगी कि 15 साल बाद आई कांग्रेस 15 महीने में ही वापस हो जाएगी और बीजेपी की फिर वापसी हो जाएगी। तो जैसा कि मैं कह रहा था आपसे कि ये राजनीति में जो कुछ भी होता है, कुछ भी अचानक नहीं होता। उसके पीछे एक लंबी प्लानिंग होती है और वो वैसा ही होता है जैसी स्क्रिप्ट की जाती है। तो मध्य प्रदेश में भी कमलनाथ सरकार यदि गई तो वो यूं ही नहीं गई। उसके पीछे एक लंबी वजह रही है और वो वजह क्या रही है, और मैंने वो 3 तारीख से लेकर 20 तारीख तक का जो पूरा घटनाक्रम हुआ उसको अपनी किताब में समेटा है। और इसलिए इस किताब का नाम वो 17 दिन है। मगर इस 17 दिन के बहाने हमने बहुत पीछे पीछे की बातें भी की है, मध्य प्रदेश के राजनीतिक इतिहास की बात भी की है, और ये घटनाक्रम कब से चल रहा था, कब से इसका बीज रोपा गया था और किन हालातों में बात यहाँ तक पहुंची, वो सारी बातें आपको इस किताब के 17 दिन के 17 अध्याय में मिल जाएगी सुनील भाई। आपने बिल्कुल सही कहा कि वो जो मध्य प्रदेश में पहली बार इस तरह का घटनाक्रम हुआ है और उसको लेकर आपने जो किताब लिखी है वो वाकई में निश्चित तौर पर लोगों को काफी पसंद आएगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। राजा भाई, इस घटनाक्रम पर ब्रजेश जी के साथ हम बात करते चलेंगे। आप भी कुछ जानना चाहते हैं? मुझे इतना पता है कि आपने कई सारी खबरें पहले ब्रेक कर दी थी, ब्रजेश जी भी इस बात के गवाह हैं। तो आप भी इस किताब में लिखा भी है किताब में इस बात का जिक्र है कि राजा ने कई खबरें पहले ब्रेक की और भोपाल में उसकी बड़ी चर्चा रही है। किताब में राजा का कई नाम है। देखिए, सबसे बड़ी बात तो पहले ये है कि जिन दोनों शख्सियतों को मैं मेरे जीवन में पत्रकारिता के क्षेत्र में व्यक्तिगत बहुत ही आदर करता हूँ, आज उन दोनों के साथ बात कर रहा हूँ, तो ये मेरे लिए बहुत ही संतुष्टि का और गर्व का विषय है। क्योंकि आप इस बात से वाकिफ है कि मुझे थोड़ा सा मेरे स्वभाव में बिल्कुल ढोंग और छलकपट नहीं है, तो जैसा है मैं आपको वैसे ही पेश आने का हमेशा मेरा तय रहता है। देखिए, इस किताब को वो 17 दिन जो उन्होंने जिक्र किया सर ने, ब्रजेश सर ने, मेरी नज़रों में 2-3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि मैंने इस किताब को 5 दिन में पढ़ा है। मैं किसी भी चीज को खत्म करने के लिए कोई काम नहीं करता हूँ। मैं काम की शुरुआत भी अंत तक पहुंचने के लिए, आनंद के लिए करता हूँ कि मुझे जीवन के हर पल को आनंद आना चाहिए। इस बुक को मैंने 5 दिन में पढ़ा है और इसमें जो मैं उसका आउटकम जो बता रहा हूँ ये है कि हम जो वेब सीरीज देखते हैं ना, वेब सीरीज लाइव देखते हैं, और आजकल ट्रेंड है वेब सीरीज का। बड़े पर्दे से आजकल आपके पास हर चीज छोटे स्क्रीन पे आ गई है, वेब सीरीज के रूप में आ गई है। मैंने उस बुक को अक्षरों के माध्यम से विजुअलाइजेशन देखा है, और ये टेलीविजन के जर्नलिज्म का सबसे बड़ा जिसको एक्सपीरियंस और जिसका लाभ ब्रजेश सर को मिला वो ये मिला कि उन्होंने शब्दों को विजुअलाइज किया। जब आप विजुअलाइजेशन में जाते हो तो आपकी कनेक्ट बहुत अच्छी हो जाती है और आप उसको बहुत बेहतर तरीके से, आपके सामने पर्दे पे ही फिल्म चल रही है, उस रूप में आप देखने लग जाते हो। तो नंबर 1 इस बुक का सबसे बड़ा यूएसपी है विजुअलाइजेशन, जो मैंने इसको महसूस किया। सर ने उसमें बहुत हिस्ट्री का कंटेंट भी जिक्र किया है, डे बाय डे जिक्र किया है कि पहले दिन क्या हुआ, दूसरे दिन क्या हुआ, तीसरे दिन क्या हुआ, कहाँ से प्लेन उड़ा, अरविंद भदौरिया का क्या रोल था, नरोत्तम मिश्रा का क्या रोल था, तमाम प्रकार की। मैं इस बात को अभी ज्यादा डिस्कस इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि व्यक्ति को बुक पढ़ना चाहिए। यदि हम सब डिस्कस कर लेंगे ना तो बुक पढ़ेगा नहीं व्यक्ति को जीवन राजनीति को समझने के लिए, खासतौर से मध्य प्रदेश की राजनीति को समझने के लिए उस पुस्तक को पढ़ना। मतलब एक छोटा सा उदाहरण ये है कि सचिन 22 साल क्रिकेट खेले,
और सचिन की जब क्लास लगती थी तो 22 मिनट में पूरा एक्सपीरियंस दे जाते थे। ब्रजेश सर ने वही किया है। ब्रजेश जी ने अपने जर्नलिज्म का एक्सपीरियंस हम जैसे स्टूडेंट्स को दे दिया कि जर्नलिज्म को कैसे किया जाना चाहिए और जर्नलिज्म की छोटी छोटी खबरें, छोटे छोटे उदाहरण कैसे पेश किया जाना चाहिए। मैंने उस किताब को पढ़ा है, अभी मैं मतलब फिर से पढ़ूंगा, क्योंकि एक बार तो आप विजुअलाइजेशन के लिए पढ़ते हो और एक बार आप उसको सुख के लिए पढ़ रहे हो कि उसमें कितना अच्छा कंटेंट जो आपके लिए हमेशा रेफरेंस के लिए काम करेगा। सर राजा भाई, आप इस बात के गवाह भी हैं कि इसके पहले भी ब्रजेश जी की एक पुस्तक आई थी जिस पर हमने रिव्यू किया था। ब्रजेश जी इंदौर हमारे स्टूडियो में आए थे, तब भी उस पुस्तक का रिव्यू किया था। लेकिन यहाँ आपने जो बात कही है बहुत काबिल तारीफ है कि शब्दों के माध्यम से किसी वेब सीरीज को देखना, किसी चीज को विजुलाइज करना निश्चित तौर पर लेखक की एक बहुत बड़ी सफलता है। ब्रजेश जी, राजा भाई ने एक इसको कह सकते हैं लब्बो लुआब किताब का बता दिया है। आपसे भी जानना चाहते हैं कि वो 17 दिन जो आपने देखे उसमें कुछ ऐसे प्रमुख घटनाक्रम जो आप संक्षेप में बता पाए और कोई चीज ऐसी लगी जिसने आपको प्रेरित किया। देखो सिंह भाई, राजा ने जो कुछ कहा बड़ी सच्चाई है उसमें, और जो भी उस किताब को पढ़ रहे हैं वो उसको कह रहे हैं कि ये पॉलिटिकल थ्रिलर है। रशीद किदवई जी ने पढ़ा और कहा कि ये तो पॉलिटिकल थ्रिलर है, हर रोज एक नया पन्ना खुलता है और पूरे समय क्यूरियोसिटी जगती रहती कि कल क्या होगा, कल क्या होगा, कल क्या कमलनाथ इस्तीफा देंगे, कल हाउस में क्या होगा। तो इन तमाम चीजों की एक जागरूकता बनी रहती, कल क्या होगा, ये सस्पेंस हर डे बाई डे, और ये हम लोगों ने महसूस किया। जैसा कि आपको मालूम, हम लोग टेलीविजन के लिए लगातार कवरेज कर रहे थे और पूरी होली हम लोगों की ऐसे ही निकल गई थी, और होली के बाद भी लग रहा था ये एपिसोड खत्म कब होगा। जो अभी राजस्थान में हो रहा है, उन लोगों को भी लग रहा होगा कि एपिसोड आखिर ये जो स्टोरी अनफोल्ड हुई है तो खत्म कहाँ होगी। तो ये तमाम हम लोगों को लगता रहा, हम लोग दौड़ते भागते रहे, रोज कहीं ना कहीं खड़े रहते थे और सारी घटनाएं देखते थे। उस बहाने बहुत सारे लोगों के फोन कॉल्स आते थे और जानकारियां इकट्ठी करते थे हम लोग। बहुत सारी कुछ बातें अपने स्टोरी में बता देते थे टेलीविजन के लाइव में, कुछ स्टोरीज में, मगर बहुत सारी बातें बता नहीं पाते थे। तो उसके लिए एक अच्छा माध्यम बना कि जो सारा जानकारी हम लोगों के पास उस वक्त मिली या उस घटना के बाद भी मिलती रही, तो वो सारी हमको लगा कि लिख देना चाहिए। क्योंकि मध्य प्रदेश में जब पहले ऐसे घटनाक्रम हुए तो उसको हम लोग यदि ढूंढने जाते हैं तो एक दो पैरा से ज्यादा नहीं मिलते। मगर इस किताब की खासियत ये रहेगी कि हमारी आपके आने वाली पीढ़ी जब 15-20 साल बाद जब 2020 की बात करेगी, 2020 की बात करेगी, और जब उसको पता लगेगा कि यहाँ पे ऐसा सत्ता पलट हुआ था कि देखते देखते कमलनाथ जैसे बड़े आदमी की सरकार रातों रात खिसक गई थी, जिनके मैनेजर, जिनके बहुत बड़े राजनीतिक सलाहकार दिग्विजय सिंह थे। मध्य प्रदेश के 3 बड़े नेता थे जिसमें सबसे कच्चे नेता सिंधिया माने जाते थे, मगर दिग्विजय सिंह और कमलनाथ बहुत बड़े नेता माने जाते थे, मगर वो भी अपनी सरकार बचा नहीं पाए और 15 साल बाद आई सरकार 15 महीने में गुजर गई। तो इसका ब्यौरा कम से कम आने वाली पीढ़ी को किताब के रूप में मिलेगा, जिसमें बहुत सारे लोगों के रेफरेंस हैं, बहुत सारे लोगों की जानकारियां हैं उसमें। तो कुल मिला के एक बड़ी अच्छी बात यह है कि जो कुछ घटा वो हम लोगों ने देखा, उसको हूबहू वैसा कि वैसा लिखने की कोशिश की, कुछ रेफरेंसेस के साथ। बहुत सारी घटनाएं हैं, और आप और हम तो क्या, अखबारों में एक हेडलाइन आती है और छोटे कुछ नीचे खबर होती है, उसको पढ़ लेते हैं। मगर मैं लोगों से बार बार कहता हूँ कि राजनीति वैसी नहीं होती जैसी सिर्फ लिखी होती है। राजनीति के पर्दे के पीछे भी बहुत बड़ी बड़ी कहानियां होती हैं जो छप नहीं पाती, जो लोग हम देख नहीं पाते। मगर हाँ, मुझे कुछ वक्त मिला और मेरे कुछ ऐसे संपर्क रहे जिनके बहाने वो खबरें मेरे पास तक आई और मैं आज उनको लिखने के काबिल हूँ। और चूंकि मुझे वक्त मिला, क्योंकि घटना की जानकारी, पर्दे के पीछे की जानकारी उसी वक्त नहीं आती, जब घटना खत्म हो जाती है तब भी पता लगता है। तो वो सारी घटना की जानकारी आई, और इसमें सबसे मजे की बात जो है कि वो जैसे इन सारे लोगों को वहां ले जाया गया, सारे विधायकों को, जैसे कि अभी सारे विधायकों को मनेसर ले गया है राजस्थान के विधायकों को, ठीक वैसे ही मध्य प्रदेश के विधायकों को सबसे पहले मनेसर ही ले जाया गया था। वहां पे दिग्विजय सिंह को ये बात मालूम थी कि यहाँ कुछ पक रहा है, तो उन्होंने क्या किया था कि उस रिसोर्ट में, दिग्विजय सिंह राजनीति के बड़े खिलाड़ी माने जाते हैं, उस रिसोर्ट में उन्होंने अपने नाम से भी एक रूम बुक करवा रखा था और अपने साथी 2 पत्रकारों का रूम भी वहां बुक करवा रखा था। तो जिस दिन वहां पे विधायकों का आना शुरू हो गया था और रात में उनकी जो मीटिंग थी, जो कुछ होना था, और उस दरमियान वहां 2 पत्रकार भी थे और पत्रकार वहां घूम घूम के फोटो खींच रहे थे। तो उसी वक्त लग गया था कि आज इनका मामला फेल हो जाएगा, क्योंकि 2 पत्रकार भी वहां घूम रहे हैं। तो हम पत्रकार कितने काम की चीज होते हैं ये भी आप समझ सकते हैं। तो फिर वहां से वो लोग वहां भागे, जो रात भर वहां जो घटनाक्रम हुआ, जीतू पटवारी, अरविंद भदौरिया की जो तनातनी हुई, और उसके बाद फिर वो लोग जो वहां गए बेंगलोर, और वहां बेंगलोर में जिस तरीके से उनको वहां रखा गया, जिस तरीके से बेंगलोर में उनकी बाड़ेबंदी की गई, खेमेबंदी की गई, उसको कांग्रेस भेद नहीं पाई।
उन लोगों की बातें हो रही थी कांग्रेस के लोगों से, लोग आना भी चाह रहे थे, लोग बीजेपी छोड़ना नहीं चाह, कांग्रेस बीजेपी ज्वाइन नहीं करना चाह रहे थे, इस बात की भी सच्चाई है। मगर जब उनमें से अधिकतर लोग उस बेंगलोर में जाके फंस गए या घिर गए और यहाँ नहीं आ पाए, तो उनको वो सब करना पड़ा जो आप और हमने देखा। मगर वो सच्चाई नहीं है, सच्चाई कुछ और है। तो इस किताब में बहुत सारी वहां की बातें हैं कि बेंगलोर में वो दिन कैसे गुजार रहे थे, कैसे फोन कॉल्स हो रहे थे, कैसे वो लोग नई नई रणनीतियां बना के लोगों को अपने साथ रखे हुए थे। तो ये सारी बातें आपको किताब में पढ़ने मिलेंगी और बहुत आनंद आएगा। भाई क्या कहते हो, जैसा ब्रजेश जी ने कहा कि बेंगलोर गए थे, वहां से लौटना चाहते थे, लेकिन उनकी नाकेबंदी ऐसी हो गई थी कि वे लौट नहीं पाए। तो क्या लगता है, ये स्थितियां, आपने एक बार ब्रेक भी की थी कि कुछ न कुछ घट रहा है और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि कुछ विधायक पलट जाएंगे, उस बात में की पुष्टि भी ब्रजेश जी ने कही है, क्या लगता है? देखिए सर, शायद ब्रजेश सर इस बात को मतलब रिकॉल करेंगे कि शायद मुझे याद आता है कि 9 मार्च के आसपास की बात है, जो डेट मुझे याद आती है। मैंने सुबह 10:30 बजे अपने हॉटलाइन पे खबर ब्रेक की कि कुछ खबरें होती है और कुछ अंदर की जानकारी होती है, इंतजार कीजिए। 10:31 पे मैंने लिखा। तो बड़े राजनेताओं के मेरे पास फोन आया कि राजा भाई क्या होने वाला है। मैं दरअसल उसी व्यक्ति से डिस्कस करता हूँ, मुझे मालूम है कि ये व्यक्ति अपने तक बात को रखेगा। मैंने उनको कहा, मैंने कहा सर थोड़ा होल्ड पे रखिए, मैं आपको बताऊंगा। वो लोग हॉटलाइन पर लगातार नजर बनाए हुए थे कि आज कुछ बड़ा होने वाला है। फिर 2 बजे के आसपास ब्रजेश सर इस बात के विटनेस है, मैंने पहला कॉल सर इनको किया था कि सर जरा पता कीजिए कि 18 लोग कहाँ चले गए। तो सर ने कहा क्या मसला है। मैंने सर से, चूंकि मैं सर से कुछ भी नहीं छुपाता हूँ, आप दोनों से मैं मतलब बाय हार्ट रिलेशन है मेरा, मैं मतलब प्रोफेशनल अपनी जगह लेकिन इमोशनल ज्यादा हूँ। तो मैंने सर से कहा सर मेरे पास खबर है कि सिंधिया खेमे के 18 लोग फ्लाई कर गए हैं। सर ने कहा मैं 5 मिनट में कंफर्म करता हूँ। सर ने एक एक्स व्यक्ति को फोन किया, उन्होंने सर को कंफर्म भी कर दिया। 3:58 पे मैंने हॉटलाइन पे लिखा 17 MLS ... ब्रजेश सर इस बात को फिर एक बार मानेंगे। सर ने कहा राजा कमाल के आदमी हो, सच बात है, वो तो उड़ गए। बस वहीं से जो उड़ गए थे ना, वहां से कहानी चल पड़ी थी। उस समय का आपको एक घटनाक्रम बताता हूँ, क्योंकि अपन लाइव बात कर रहे हैं चीजों में। हाँ, उसी समय का घटनाक्रम मैं भी बताता हूँ। मानी कितनी गुप्त बात थी ये कि हुआ क्या कि ये जो विधायक जब उड़े वहां पे, वो तो सुबह सुबह निकल गए थे और वहां उड़ के सो गए। सो के उठे और उठ के उन्होंने टीवी देखा कि टीवी हमारे बारे में कुछ आ रहा होगा, मगर 11 बजे तक कहीं कुछ नहीं आ रहा था। उसके बाद उन्होंने अपने इलाकों में फोन किया, अपने लोगों से फोन किया, यार कुछ आ रहा हम लोगों के बारे में। उन्होंने कहा नहीं कुछ नहीं आ रहा। तो यानी जो खबर तुमको मालूम थी वो खबर यहाँ 1-2 बजे तक किसी को मालूम नहीं थी। सर पहले आदमी, देश के पहले आदमी आप हो सर, जिससे मैंने खबर पे डिस्कस किया था। और पहला कॉल मैंने आपको किया था सर कि जरा पता कर लीजिए ऐसा हो चुका है, ठीक है। और आपने उसको विदिन 5 मिनट इसको क्रॉस चेक करके मुझे बता दिया कि बात तो सही है। टेलीविजन पे तो सर ये खबर 4 बजे फ्लैश हुई, आपको बताता हूँ, ऑलमोस्ट टेलीविजन पे हेडलाइंस के रूप में, ठीक है। मध्य प्रदेश के एक पूर्व मंत्री और मौजूदा टॉल हाइटेड लीडर का मेरे पास फोन आया। उन्होंने कहा यार बॉस, क्योंकि वो हॉटलाइन की मेंबर है, उन्होंने कहा बॉस ये केवल आपके हॉटलाइन पे दिख रही है, मुझे कहीं टीवी पे नहीं दिख रही है। मैंने कहा मुझे टेलीविजन का प्रमाण पत्र नहीं चाहिए, खबर थोड़ी देर के अंदर सच होने वाली है। और 5 मिनट बाद उनका फोन आता है, एक टेलीविजन चैनल का नाम लेते हैं वो, और कहते हैं अरे बॉस आपकी खबर चल रही है उसके अंदर। तो कहने का मतलब ये है सर कि इस खबर पे अपनी लंबी निगाहें थी। शायद विनम्रता से कह रहा हूँ कि जफर इस्लाम इसके अंदर जिस दिन से ऑपरेशन में लगे हुए थे, मैंने एक भाजपा का राष्ट्रीय प्रवक्ता के नाम से खबर ब्रेक की कि भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता एक बड़े काम में लगे हुए हैं, और वो आपके सामने बाद में आया जफर इस्लाम। मैंने ब्रेक किया कि महाराज के संबंध गुजरात से होते हुए गुजरात हाउस पहुंचेंगे, वो हुआ आपके सामने। तो विजुअलाइजेशन पर डिस्कशन हुआ। सर ने तो उसको, मतलब मैंने तो एक आना लिखा है सर, एक आना, सर ने तो उसको इतिहास, वर्तमान, भविष्य। देखिए सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज देखिए, आज ये जो बुक है ना, आज बुक है, आज केवल एक किताब है, कल ये दस्तावेज होगी। दस्तावेज कब होता है? दस्तावेज कब होता है? सदियां लगती है, इतिहास होता है, संदर्भ होता है, रेफरेंस होता है। अभी आपके मेरे लिए बुक है सर, बाद में दस्तावेज का काम करेगी। उस समय कमलनाथ की सरकार ऐसे गिरी थी, उस समय तो दिग्विजय सिंह हुआ करते थे। सिंधिया ने ऐसा क्यों किया? नए लोग पढ़ेंगे, नए लोग देखेंगे, नए मौजूदा दौर में, वर्तमान परिदृश्य में उसकी ग्रेविटी अभी कम मालूम पड़े, लेकिन जब ये किताब इतिहास के रूप में, संदर्भ के रूप में रहेगी ना, तो ज्यादा इसका इंपॉर्टेंस होगा। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कागज कभी मरता नहीं है, कागज हमेशा जिंदा रहता है विद साउंड रेफरेंस। ब्रजेश जी, बहुत अच्छी ट्यूनिंग की बात निकल कर आई आपके और राजा भाई के बीच में, और बहुत अच्छा
एक किताब को भी आपने एक अच्छा मुकाम देने की निश्चित तौर पर कोशिश की होगी। राजा ने जब पढ़ ली और राजा ने लब्बो लुआब बता दिया तो मैं भी निश्चित तौर पर पढ़ूंगा। आपकी पिछली किताब भी पढ़ी थी, वो भी काफी बहुत ही उम्दा थी और इंटरेस्टिंग थी। यानी कि जिसको कह रहे हैं कि वेब सीरीज और विजुअलाइजेशन को किताब के माध्यम से पढ़ना और विजुअलाइज करना शब्दों के चयन की बाजीगरी है सर, कि अगर आप किसी चीज को लिखें और उसको विजुअलाइज आदमी पढ़ते हुए कर ले तो ये आपकी जीत है। क्या लगता है, क्या कारण ज्योतिरादित्य सिंधिया के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के रहे थे? आपने इतने दिनों का घटनाक्रम तो देखा। देखिए, इस किताब में मैंने जो आपको बताया था कि जो रूजवेल्ट की जो लाइन मैंने पहले लिखी कि कोई अचानक नहीं होता, सबको हम बहुत पहले से पकड़ा होता है। तो अभी जो राजा ने कहा कि गुजरात के होते हुए सब आएगा, तो वाकई मैंने कोई एक दो दिन की बात नहीं, सिंधिया की नाराजगी कोई एक दिन की बात नहीं है। दरअसल नाराजगी धीरे 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 पक रही थी, और कांग्रेस ने जिस तरीके से हर राज्य में दो नेताओं को आगे करके चुनाव लड़ा और बाद में से उनमें से एक नेता को सरकार संभालने का या मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला, वही लगता है सारी गड़बड़ी वहीं से हो गई। और वो गड़बड़ी अब सब जगह हो रही है। पहले मध्य प्रदेश में हुई, दो लोगों को आगे करके चुनाव लड़ा, फिर दो को कॉम्प्रोमाइज करवा के एक को मुख्यमंत्री बनाया, एक को बाहर का दिया। मुख्यमंत्री तरीके से काम करता है, फिर चाहे वो शिवराज सिंह हो, कमलनाथ हो, फिर आगे पीछे कोई किसी की नहीं सुनता, तो फिर दूसरा आदमी हर्ट होता कि मुख्यमंत्री तो सरकार मैं भी बन सकता था, मैंने भी सरकार बनाई, मैंने भी मेहनत की। यही हाल राजस्थान में हुआ। राजस्थान में भी सचिन पायलट गहलोत को, दोनों लोगों को आगे करके आपने चुनाव लड़वाया और बाद में एक को आगे किया, एक को साइडलाइन कर दिया। अब वहां एक उसी तरीके का डिस्प्यूट होगा, और ऐसे ही ये ना छत्तीसगढ़ में किया। तो मैं लोगों से यही कह रहा हूँ कि जो मध्य प्रदेश में हो चुका वो राजस्थान में हो रहा है और छत्तीसगढ़ में आने वाले वक्त में होएगा, क्योंकि ये बीजेपी की एक रणनीति का हिस्सा है। उन्होंने देख लिया कि कांग्रेस को कहां किस तरीके से कमजोर किया जा सकता है, वो उसको नए नए तरीके से घेरने की कोशिश कर रहे हैं, और उनको एक फार्मूला मिल गया है कि किस तरीके से हम विधायकों को जिता भले ही नहीं पाए, मगर उनको अपने खेमे में लाके उनसे इस्तीफा दिलवा के बाद में अपने खेमे में बाद में उनको विधायक बनवा दें। तो एक जो नया ऑपरेशन लोटस जो कर्नाटक से शुरू हुआ था, वो मध्य प्रदेश में हो गया, राजस्थान में होने वाला है, छत्तीसगढ़ में होगा। तो दरअसल ये राजनीति है। जो राजा बोले थे कि राजनीति बहुत कमाल की चीज होती है, जो हम लोग जो इंटरेस्ट लेते हैं वही समझ सकते हैं, बाकी लोग तो सिर्फ एक एक दो दो लाइनों के पीछे पर्दे के पीछे कहानियां पढ़ते रहते हैं। तो सिंधिया के साथ जो नाराजगी की वजह बहुत उसी वक्त से शुरू हुई जब उनको साइडलाइन किया गया था, उनको धीरज का झुंझुना थमा दिया गया था। और जो राहुल गांधी ने जो फोटो खींची थी उसमें लिखा था कि सबसे ताकतवर चीज दुनिया में धीरज होती है, और टॉलस्टॉय की एक लाइन थी। कमलनाथ को बना दिया था, मगर धीरे धीरे जैसे कि होता है, कमलनाथ उनकी बात मानते थे, मगर ये सिंधिया को ज्यादा हावी रहने की कोशिश करते थे और वो उनकी बात सुनते नहीं थे। सिंधिया ने अपने सारे काम करवाए, अपने लोगों को मनचाहे मंत्रालय दिलवाया, सब कुछ हुआ, मगर धीरे धीरे डिफरेंसेस बढ़ने लगे। कमलनाथ उनके फोन नहीं उठाते थे, उतना उनको वक्त नहीं देते थे। फिर इसके बाद एक सबसे बड़ा जो टर्निंग पॉइंट था वो इनकी हार थी, सिंधिया की लोकसभा चुनाव की हार। मेरे कमलनाथ जी से बात हुई, उन्होंने कहा कि हम लोगों ने पहले ही बता दिया था इनको कि आपकी हालत बहुत खराब है, आप संभाल लीजिए, लोकसभा चुनाव का अपनी सीट चेंज कर लीजिए। मगर सिंधिया ने चेंज नहीं की सीट, और उनको उनके ही आदमी के द्वारा एक करारी हार का सामना करना पड़ा, और ऐसी हार जिसके बारे में सिंधिया ने कभी सोचा नहीं था। तो सिंधिया जी के जो सोचने समझने की सारी चीजें थी वो एक नए तरीके से सोचने लगे। फिर जिस तरीके से कांग्रेस में घटनाक्रम घटा, कांग्रेस लगातार कमजोर होती गई, मोदी लगातार मजबूत होते गए, तो फिर सिंधिया को लगा कि यहाँ पार्टी को अपना कोई बहुत फ्यूचर है नहीं, और यहाँ मध्य प्रदेश वाले फ्रंट पे भी उनको कोई बहुत ज्यादा सम्मान मिल नहीं रहा था। तो फिर जो लगातार घटनाएं घटती गई, फिर जो हुआ आखिर में जो कमलनाथ जी ने कहा कि आपको सड़क पर उतरना है तो उतर लें, ये कुछ ऐसी बातें हैं जो सिंधिया जी को दिल में लगी, और ये बात उन्होंने मुझसे स्वीकार की कि हाँ कुछ बातें ऐसी हुई जो मेरे सीधे कलेजे पे लगी, और फिर मैं बर्दाश्त नहीं कर सका। और फिर उनकी जो टीम होती है, आप जानते हैं नेता के पीछे कार्यकर्ताओं की फौज होती है जो अपने नेता के मान सम्मान आत्मसम्मान के लिए करती है। इस किताब में मैंने एक जिक्र किया है कि ये जो मंत्री लोग जब वहां गए थे, जो सारी हरकतें कर रहे थे, तो वहां के जो वेटर थे या वहां के जो मैनेजर थे रिसोर्ट के, वो इन मंत्रियों से पूछते थे कि साहब अभी तो आप मंत्री हो, सरकार गिरा रहे हो, सरकार गिर जाएगी, फिर आप मंत्री बनोगे, मुख्यमंत्री तो बनने से रहे, फिर ये सब क्यों कर रहे हो, मंत्री तो आप अभी भी हो। तो सच्चाई ये है कि मंत्रियों के पास कुछ कहने का जवाब नहीं होता था कि हम ये सब क्यों कर रहे हैं, मगर बाद में होता वो अपने नेता के मान सम्मान के लिए कर रहे हैं, मान सम्मान की लड़ाई बना ली उसको। मगर वो मान सम्मान की लड़ाई कम, एक सत्ता पलट की लड़ाई ज्यादा थी। और आप हम राजा जहाँ पे उठते बैठते हैं, तो हम लोग इस किताब को रोचक इसलिए बना पाए क्योंकि हम लोग के पास एक
इनर व्यू होता है, हम लोग जो रिंग अंदर होते हैं, हम लोग बीजेपी के नेताओं से भी इंटरेक्शन में होते हैं, कांग्रेस के नेताओं से भी इंटरेक्शन में आते हैं, सबको भरोसे में लेते हैं, वो हम लोगों पर भरोसा करते हैं, हम लोग जनता की भी सुनते हैं। तो ये जो घटनाक्रम है एक जगह नहीं घट रहा था, इस किताब की विशेषता ये भी है कि घटनाक्रम तो कई जगह हुआ, भोपाल में घटनाएं हो रही थी, राजस्थान में, जयपुर में घटनाएं हो रही थी, दिल्ली में घटनाएं हो रही थी और बेंगलोर में घटना हो रही थी। तो ये सारी घटना हम लोग, तो ये जो घटना एक एक जगह अलग अलग सिंगल सिंगल कॉलम में पढ़ रहे थे, मगर जब आप किताब पढ़ते हो तो किताब में हमने सारी एक दिन की घटनाओं को एक कॉलम में समेटा, एक दिन में समेटा है। तब आपको समझ में आता है कि जो हम इंदौर में या भोपाल में देख सुन रहे थे, वो दरअसल कितने बड़े गेम प्लान का हिस्सा था। ठीक उसी सारी घटना हम लोग एक एक जगह अलग अलग सिंगल सिंगल कॉलम में पढ़ रहे थे। तो ये बेंगलुरु में वॉच करते थे कि भोपाल में क्या घट रहा है। कई दफा हम लोग यदि कुछ खबर चलाते थे तो उसको वो लोग वॉच करते थे और हम लोगों को बताता रहे हैं, लीजिए बात कर लीजिए। जैसे मैं आपको बात बताऊं, जब दिग्विजय सिंह आखिरी लड़ाई लड़ने के लिए बेंगलोर पहुंचे अपने साथियों के साथ, जब उस रिसोर्ट का घेराव किया तो इनको मालूम था कि दिग्विजय सिंह आने वाले हैं। तो इन्होंने उस दरमियान क्या किया कि रिसोर्ट के सारे टीवी कनेक्शन ऑफ करवा दिए। यानी अंदर बैठे जो लोग थे विधायक कांग्रेस के, उनको नहीं मालूम चला कि दिग्विजय सिंह वहां हैं, क्योंकि इन सबके फोन तो पहले ही छीन लिए गए थे। वहां एक छोटा सा 2 फोन वाला एक टेलीफोन एक्सचेंज बनाया गया था, जिसमें ये कहा गया था कि इस फोन से सारे आप लोग फोन करिए, ये फोन रिकॉर्डिंग में भी है, आप कुछ ऐसी वैसी बात मत करिए, पहले आपको बता रहे हैं इस फोन की रिकॉर्डिंग भी हो रही है। तो बताइए जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं किस तरीके से जाके किन हालातों में फंस जाते हैं और किन हालातों से निकल के आ पाते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो लगता है कि वाकई राजनीति में क्या क्या होने लगा है और क्या इस सब के लिए हमने इनको चुन के भेजा था। तो ये किताब आपकी आंखें खोलती है। राजा, नहीं लगता कि जैसा आपने कहा था शब्द से सही साबित हो रहा है कि ब्रजेश जी ने जो अभी एक कहानी सुनाई, तो मेरे और आपके दोनों के हाथ बंधे हुए थे, हम लगातार उसको सुनते ही जा रहे थे कि ब्रजेश जी क्या कह रहे हैं। तो ये खासियत है, और ये राजनीतिक घटनाक्रम पर जो पकड़ होती है आपकी, उसकी कहानी निकल कर आती है। जैसे आप हॉटलाइन के माध्यम से लोगों को खबरें ब्रेक करते हो, लोगों को समय से पहले खबरें बता देते हो, जब तक लोग जागते हैं, जब तक आप अपना काम करके बाहर हो जाते हो। तो ये एक विशेषता होती है पत्रकार की। नहीं, देखिए सर, ब्रजेश जी की बुक से आपको 2 लेसन मिलते हैं कि यदि लोग आप पे विश्वास करते हैं तब आपको इतनी अंदर की खबरें दे पाते हैं, वो भी खास तौर से टेलीफोन के ऊपर, जब बहुत ही सस्ता जमाना चल रहा है अभी फोन टेपिंग का, फोन रिकॉर्डिंग का और वायरल का। ऐसे में कोई व्यक्ति यदि आप पे विश्वास करके अंदर की खबरें, अंदर की जानकारी दे, तो आप ये समझिएगा कि आपको व्यक्ति से ही लोग लाइक कर रहे हैं, बतौर पत्रकार एक अलग विषय हो सकता है। आपकी व्यक्ति से इंटीग्रिटी बहुत अच्छी है, लोग आपको आपके मन की बात यदि शेयर कर रहे हैं तो समझ लीजिए आप पत्रकार से कुछ ऊपर की पोजीशन पे हो, या बहुत क्लियर मान लीजिएगा। किसी को ये गलतफहमी हो कि मैं बहुत बड़े टेलीविजन में, बहुत बड़े अखबार में, बहुत बड़े वेबसाइट का बहुत बड़ा एडिटर इन चीफ या ब्यूरो चीफ या रिपोर्टर हूँ, उसके कारण लोग मुझे पसंद करते हैं, तो ये गलतफहमी दूर कर लेना चाहिए। लाखों अखबार छप रहे हैं और हजारों चैनल निकल रहे हैं, सबकी लाइन लगाए खड़े रहते हैं, कोई किसी को खबर नहीं देता है। खबर तो सिर्फ आपके व्यक्तिगत संपर्क और संबंधों में मिलती है, जो ब्रजेश जी ने बुक में विजुअलाइजेशन किया उसका। मैंने उसमें खबर शब्द इस्तेमाल इसलिए किया है कि वो उस खबर को उन्होंने एक ही बहुत ही थ्रिलिंग अंदाज में ड्राफ्ट किया है तो खबर ही वो है, मूल रूप से खबर का चरित्र ही वो, कि टेलीफोन एक्सचेंज अलग से बनाया गया, इतने बजे उड़ गए, इतने बजे ऐसा हुआ। दरअसल है खबर, इनपुट है ये, लेकिन इनपुट कब मिलते हैं आपके पास, जब व्यक्ति आपके पास बहुत ज्यादा आपके ऊपर विश्वास करता है तब। एक बात। दूसरी बात, सर का एक बहुत बड़ा बड़प्पन उस बुक के अंदर रहा है कि सर ने मतलब मेरा नाम 2-3 जगह कोट किया है। आमतौर पे क्या होता है, देखिए खासतौर से मीडिया में, पत्रकारिता के क्षेत्र में लोगों का स्तुतिगान और स्वयंभू स्तुतिगान का अलग सब्जेक्ट होता है। व्यक्ति अपनी प्रशंसा चाहता है, किसी और व्यक्ति का नाम तो प्रेस नोट में भी काट देता है। हम वर्षों से देखते आ रहे हैं कि किसी का प्रेस नोट जाता है तो सब एडिटर उसका नाम इसलिए काट देता है कि उसकी हाइट बड़ी ना हो जाए। सर ने तो दस्तावेज में मेरा नाम जिक्र किया, मैं मतलब ये तो उपकार है एक प्रकार का सर का, कि सर ने एक बहुत बड़े दिल से इस बात को कोट किया कि इंदौर के पत्रकार ने, राजा ने ऐसा बताया। तो मैं छोटी छोटी बातों को बहुत ऋण मानता हूँ। मेरा एक सिस्टम है, मैं हर व्यक्ति के लाइफ के छोटे छोटे कॉन्ट्रीब्यूशन को उपकार के रूप में मानता हूँ। तो सर ने भी उसमें कोट किया ना, ये मेरे लिए बहुत सेटिस्फेक्शन का विषय है। एक सर ने जो विजुअलाइजेशन में भी आपको मेरे को बताया, डिजिटल विजुअलाइजेशन में, ये बुक दरअसल उसी थ्योरी की है। और टेलीविजन का जर्नलिज्म का एक लाभ यह है कि उसमें आपके पास वैसे ही समय कम है, 60 सेकंड में पूरी बात कहना है, उसमें भी 2 बाइट आ जाएंगे, तो आपके पास समय तो वैसे ही कम है और आपको बात पूरी कहना है।
कि दर्शक संतुष्ट हो, तो वो सर ने उसमें किया है। 17 पेज 17 दिनों में सब कुछ बता दिया जो सैकड़ों वर्षों की पॉलिटिक्स है। मुझे लगता है राजा किताब इसलिए नहीं करना चाहिए कि अब इस किताब को लोग पढ़ने का आनंद, किताब के बारे में ब्रजेश जी ने भी बहुत खूब बताया, लेकिन ब्रजेश जी एक सवाल मेरा अंतिम ही है कि दिग्विजय सिंह का तीर चला कमलनाथ के कंधे पे और ज्योतिरादित्य सिंधिया बाहर हुए कांग्रेस से। नहीं, ये सब कहना तो जल्दबाजी होगी। कोई भी एक चलती हुई सरकार कोई गिराना नहीं चाहता। आज आप कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के बंगलों पे जाइए, हम लोग जाते हैं, सन्नाटा है वहां पे, है ना। रौनक सत्ता की होती है, फिर भले वो कोई भी हो, कि जो भी आदमी जिसके पास सत्ता आती ना, रौनक उस जगह आ जाती है अपने आप उड़ के। तो कोई भी ये नहीं चाहता था कि सत्ता जाए। फिर क्यों किसी को, आप किसी को, हर आदमी चाहता था कि इतनी मुश्किल से सत्ता आई है, इतने संघर्षों के बाद आई, इतने सालों के बाद आई है। दरअसल एक जो गड़बड़ी हो गई वो बस ये हुई कि थोड़ा सा मिस कैलकुलेशन हो गया। मिस कैलकुलेशन ये हो गया कि जो सिंधिया जी की नाराजगी थी, वो नाराजगी उनको इतनी दूर ले जाएगी, ये मिस कैलकुलेशन ये समझ नहीं पाए कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की कभी ये पाला भी बदल लेंगे। एक दूसरी गड़बड़ी ये हो गई, चलो सब कुछ हो गया, वो उन्होंने पाला भी बदल लिया। फिर भी दिग्विजय सिंह को भरोसा था कि हमारे जो खास लोग हैं, कम से कम वो जो 22 लोग थे, उनमें से 8 लोग ऐसे थे जिनका करियर दिग्विजय सिंह के समय में शुरू हुआ था, जिनको टिकट दिग्विजय सिंह ने दिलाई थी और जो दिग्विजय सिंह के चरण छूते थे। तो और उनको मालूम था कि जिस दिन मैं कहूंगा, और उनसे लगातार बात भी हो रही थी। अब आप कहोगे बात कैसे हो रही थी, क्योंकि वहां तो टेलीफोन टेप हो रहे थे, मगर वहां बात हो रही थी। वो जो वेटर थे, वहां जो मैनेजर थे, उनको 500,000 के नोट पकड़ा के लोग फोन पे बात भी कर लेते थे और बात करते थे अपने घर वालों से। घर वालों से बात नहीं होती थी, घर वालों के सहारे फिर पार्टी के लोगों से बात होती थी, यानी दिग्विजय सिंह और इनसे बात होती थी, कमलनाथ से बात होती थी। तो वो लोग भरोसा दिलाते थे कि साहब आप आओगे तो हम निकल आएंगे, आप आओगे तो हम निकल आएंगे। तो वो उनको रहने गए थे, मगर चूंकि वो जगह ऐसी थी कि उसको भेद नहीं पाया। दरअसल कर्नाटक था, कर्नाटक में बीजेपी की सरकार थी, तो ऐसी तगड़ी घेराबंदी हो गई थी। और मैं इसमें पूरा एक बड़ा छुपा हुआ कैरेक्टर है जिसका नाम मैं बताना चाहूंगा। इस किताब में उसका नाम का उल्लेख बार बार आता है, और राजा और हम लोग जब चर्चा करते थे तभी इसमें चर्चा करते थे, वो अरविंद भदौरिया। अरविंद भदौरिया इस पूरी प्लानिंग का डार्क हॉर्स रहे। उनको अरविंद भदौरिया की जो अपब्रिंगिंग हुई है, उनको जिस तरीके से पार्टी ने तैयार किया है, उनको ऐसे ही ऑपरेशन के लिए तैयार किया है। वो ऐसे ही ऑपरेशन करने में उनको महारत हासिल है, हिम्मत, प्लानिंग। और मैं आपको बताऊं, उन्होंने सैनिक विज्ञान में डॉक्टरेट की है और भयानक, तो वो पूरी प्लानिंग उनकी रही है। किसी भी तरह उन्होंने अपना ब्रेक नहीं होने दिया। अपना जो चक्रव्यूह बनाया था उसको कांग्रेसी भेद नहीं पाए। यदि भेद लेते, आप सोचिए, एक वीडियो तो आना था बाहर जिसमें एक एमएलए बोल रहा होता कि हमको फंसा लिया गया है, हमको फंसा लिया गया है। आप सोचिए, कुछ लोग निकल के भी आए। हमने जब इन लोगों से पूछा, भाई वो तो निकल गए, अब क्या होगा आपका, तो इन लोगों के भरोसे से कहते थे नहीं, निकल नहीं गए, हमने उनको भेजा है और वो फिर वापस आएंगे। और वाकई वो फिर वापस गए उनके पास, चाहे वो शेरा हो, चाहे बिसाहू लाल हो, ये सब लोग वापस गए, जबकि आने के बाद गए। तो ये बड़ी बात थी कि कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने जबरदस्त प्लानिंग की। उस प्लानिंग के खेल में कांग्रेस ने सरेंडर हो गई। कांग्रेस उस प्लानिंग को भेद नहीं पाई, उस चक्रव्यूह को तोड़ नहीं पाई, जिसके चलते ये सरकार गिर गई। और मैं तो कहूंगा कि जब यदि पहली बार में इन सब लोगों को मनेसर की जगह बेंगलोर ले जाया गया होता तो सरकार उसी वक्त गिर जाती। मगर मैं आपको फिर बताऊं कि पहले जो प्लानिंग थी वो सरकार गिराने की नहीं थी, वो राज्यसभा की 2 सीटें लेने की थी। एक सीट तो बीजेपी के पास आ रही थी, दूसरी सीट उनको जीती थी, कांग्रेस से छीननी थी, इसलिए कांग्रेस के विधायक तोड़े जा रहे थे। ये तो उनका प्लान बी तब आया जब प्लान ए फेल होने लगा। तो बीजेपी को इन तमाम चीजों में महारत हासिल है, उसके पास बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, बड़े बड़े दिमाग वाले लोग हैं जो 24 घंटे राजनीति करते हैं, जैसे हमारे राजा भैया 24 घंटे पत्रकारिता करते हैं। जी सुनील भाई, क्या बात है, बहुत खूब। तो मुझे लगता है कि किताब के बारे में बहुत अच्छी चर्चा हुई है। निश्चित तौर पर आने वाले समय में जब मैं एक चीज जोड़ना चाहता हूँ उसमें सर, अरविंद भदौरिया का जो सर ने जिक्र किया, 2 दिन पहले मेरी किसी फोरम पे डिस्कस चल रहा था इस बुक के आधार पे ही, तो मैंने एक बात कही, हो सकता है मेरा असेसमेंट ठीक ना हो, गलत हो। मैंने कहा कि अरविंद भदौरिया कैलाश विजयवर्गीय का रिप्लेसमेंट है, ध्यान रखिएगा। एक टाइम पे कैलाश विजयवर्गीय को इन कामों के लिए जाना जाता था, जोड़ तोड़ की मास्टरी कैलाश विजयवर्गीय की हुआ करती थी, और वो इस मामले में डॉक्टरेट हुआ करते थे कि किसको कहाँ बिठाना है, कहाँ उठाना है, किसको किससे कनेक्ट करना है और कैसे मैनेज करना है, ये कैलाश विजयवर्गीय का अपने आप में स्टाइल हुआ करता था। अब मुझे लग रहा है जो कि कैलाश विजयवर्गीय मध्य प्रदेश की पॉलिटिक्स से ऑलमोस्ट बाहर हैं,
और बंगाल और हरियाणा जैसे राज्यों में उन्होंने काम किया कर रहे हैं। ऐसे में अरविंद भदौरिया का कैरेक्टर जो सर आपने डिफाइन किया ना, हो सकता है कि मेरा उसमें मिसकैलकुलेशन हो, लेकिन मैं ये मान के चल रहा हूँ कि एक कैलाश विजयवर्गीय इनको नए अंदाज का कैलाश विजयवर्गीय मिल गया जो जोड़ तोड़ का मास्टर है। हाँ, नई उम्र का मिल गया, नहीं जिसमें हिम्मत और दिलेरी कैलाश जी से ज्यादा है, क्योंकि वो भिंड का आदमी है और कुछ भी करने को तैयार रहता है, और पूरी प्लानिंग, जबरदस्त प्लानिंग थी। और तो उनको और उसको और अरविंद भदौरिया को तोड़ने के लिए दिग्विजय सिंह ने क्या नहीं किया। इस किताब में आपको बहुत सारे किस्सों का जिक्र है। उनके परिवार को कहां से उनके लोगों को फोन करवाया गया, कई लोगों को ऑफर दिया गया कि इतना ले लो, उतना ले लो। आप तुलसी सिलावट और गोविंद सिंह को उप मुख्यमंत्री बनाने के ऑफर थे, मगर उन लोगों ने भी आखिर तक पाला नहीं छोड़ा, सिंधिया जी के साथ लगे रहे, और इसी की वजह थी कि इतना बड़ा ऑपरेशन इस हाल तक पहुंचा। और ये सुनील भाई, ये किताब बहुत पसंद की जा रही है, अमेज़न पे मिल रही है, और नए नए लोग इस किताब को पढ़ रहे हैं और अपने प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं। तो जो मेरे लिए बेहद खुशी की बात है कि हम लोग समझते थे कि एक शहर का एलीट वर्ग की किताब पढ़ता है ऐसी किताबें, मगर मैं देख रहा हूँ कि छोटे छोटे कस्बे हैं, चाहे बरेली हो, करेली हो, उदयपुरा हो या और दमोह हो, यहाँ के लोग किताब पढ़ रहे हैं और तारीफ कर रहे हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। निश्चित तौर पर अगर आप किताब पढ़ना चाहते हैं तो ब्रजेश जी ने बताया वहाँ किताब उपलब्ध है। किताब पर जाकर देखिए कि मध्य प्रदेश की राजनीति के वो 17 दिन कैसे थे, वो घटनाक्रम कैसे घूमा। उसमें चरित्र है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि पॉलिटिक्स का कैरेक्टर है सर उसके अंदर। आप देखिए, किताबें सैकड़ों छपती है, मुझे अध्ययन का बहुत शौक है, लेकिन मैं किताब का कवर पेज और उसकी हेडिंग समझ जाता हूँ कि मेरे काम का है कि नहीं है, क्योंकि समय मेरे पास भी उतना ही है जितना आपके पास है, ध्यान रखिए आप। लेकिन उसका सबसे बड़ा उस बुक का जो फिक्शियस कैरेक्टर्स जो है ना उसके अंदर, जो कि अब क्या होगा, अब क्या होने वाला है, अच्छा अगले पेज पे क्या होगा। सर आपको शायद याद हो कि राजभवन में जब चिट्ठियां लिखी जाती तो मैं आपसे कैसे जिक्र करता था। निश्चित तौर पर चिट्ठियों का भी जिक्र है, वही जब राजनीति के घटनाक्रम के अंदर का चेहरा क्या, हकीकत क्या, ये सब पढ़ने के लिए अमेज़न पर किताब उपलब्ध है और भी तमाम सारे प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध है। वो 17 दिन राजनीति के वो घटनाक्रम, वो अंदरूनी कहानियां, वो चीजें जो आपको अभी तक नहीं पता, अगर जानना चाहते तो ये किताब पर जरूर जाइए। वो 17 दिन जिसके लेखक ब्रजेश राजपूत जी है। ब्रजेश जी, राजा भाई, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। सुनील जोशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।